तो गाइज फाइनली आप लोगों की बहुत सारी डिमांड के बाद आप लोगों का फेवरेट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भारत के प्रमुख संविधान संशोधन पर वीडियो आ गया है। आप लोग बोल रहे थे कि सर ये जो टॉपिक है ना ये हम लोग को बहुत परेशान करता है। हमें ये जो संविधान संशोधन है हम इसको पढ़ तो लेते हैं बट हमको ये नहीं पता कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, इसके पीवाईक्यू कहाँ से लगाएं और सबसे इम्पोर्टेंट सर इतने बार पढ़ने के बाद ना ये हमें याद ही नहीं होते। तो डोंट वरी, अब नहीं रहेगा याद करने का डर क्योंकि आपके साथ है ना स्मार्ट सर। तो ये जो वीडियो है ये यूट्यूब पर उपस्थित अभी तक की सारी वीडियो से अलग क्यों है वो आपको पता चलेगा जब आप लोग करेंगे 30 साल के पीवाईक्यू की रिसर्च और फिर आपके सामने आएगी ये मैजिकल टेबल। अब मैं इसको मैजिकल क्यों बोल रहा हूँ, अब आप इसको देखिए, जब आप लोग 30 साल के पीवाईक्यू की रिसर्च कर लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कुछ जो जनरल प्रोसीजर है यानी कि 368 आर्टिकल जो कि आप देखेंगे रिसेंटली यूपीएससी का जो पेपर हुआ था लास्ट ईयर 2024 में, वहाँ पर आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहा था क्वेश्चन। बट अगर आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में तो 13 टाइम आपको ये जो है पूछा हुआ देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखा हुआ मिलेगा। तो ये ऑलरेडी स्टैटिक पोर्शन में है तो आप लोगों के लिए ये यूनिक नहीं होना चाहिए। तो ये ऑलरेडी आया हुआ है, ये आप देखोगे पूरा मैंने यहाँ पर रेफरेंस लिखा हुआ है कि ये कब कब यहाँ पर आया हुआ है आपके एग्जाम में। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि 42nd अमेंडमेंट ये जो है 9 से ज़्यादा बार पूछा गया है। इसी तरह से 86th अमेंडमेंट आपका 101वां संविधान संशोधन, स्टेट रेटिफिकेशन मतलब कि जब भी संविधान संशोधन होता है कि ऐसे कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हमको स्टेट की जरूरत होती है कंसेंट लेने के लिए, वहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं आपके। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। आपका 61st जो है अमेंडमेंट और ऐसे जितने भी बार बार पूछे जाने वाले हैं वो सारे जो है मैंने यहाँ पर लिस्ट कवर कर दी है। और इवन ये सिर्फ मैंने यहाँ पर बता ही नहीं रहा हूँ और ये टेबल हवा में नहीं बनी है, इस वीडियो में मैं आपको ये सब करवाने भी वाला हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले मैं पूरा बेसिक से आपकी जो जितनी भी प्रोसीजर है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए ना, तो जो जनरल प्रोसीजर है वो मैं आपको बताने वाला हूँ और इफेक्टिव तरीके से आपको अट्रैक्टिव नोट्स दिखेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। और हर नोट्स में मैंने एनसीईआरटी का भी पॉइंट्स इंक्लूड करा है, साथ ही साथ पीवाईक्यू में जो जो पूछे गए वो सब चीज़ मैंने जो है अपने नोट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर ज़रूरत है टेबल की भी बनाई है और हाँ निमोनिक्स भी मैंने यहाँ पर डाली हैं, अभी आपको देखने को मिलेंगे नीचे वो संविधान संशोधन वो सब याद करवाए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर जॉइंट सीटिंग होती है उसको क्विक समरी भी बनाई हुई है। और आपको ये टेबल से मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या होती है, उससे रिलेटेड हमारे क्या क्या जो है कौन कौन से केसेस थे, ये सब मैं ट्रिक से निमोनिक से आपको याद भी करवा दूंगा। ओके, वो करेंगे। और साथ ही साथ एक पेज में जो जितने भी आपके मतलब अमेंडमेंट है, ये जो कुछ अमेंडमेंट इधर हैं और कुछ अमेंडमेंट आपके जैसे कि 42nd और 44 जो कि इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उनको ना अलग से एक पेज का नोट्स बना दिया है। इसमें आप इतना कर लेंगे बस, इससे बाहर नहीं बनेगा क्योंकि इसमें मैंने सारे पीवाईक्यू ऐड कर दिए हैं, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो सकती थी वो भी ऐड कर दी है, जिसे ज़रूरत वाली जो आपके एनसीईआरटी में लिखी हुई है और जो कि लक्ष्मीकांत में भी नहीं लिखी है मेरे टाइम पर, बट वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, सारा कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसके बाद जो बाकी के हैं अमेंडमेंट ये सब मैं रटवाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। मैं 4R टेक्निक जो हमारी पहले से प्रसिद्ध है वो टेक्निक से आज मैं करवाने वाला हूँ आपको। बस आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे फॉलो करना है। और आप देखोगे कि इसमें मैंने एक भी अमेंडमेंट जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है वो ऐड नहीं करें, सारे इंपॉर्टेंट ऐड करें। और ये सब पीवाईक्यू आए हुए हैं, देखो जैसे यहाँ पर 101 बार कितने बार पूछा गया है, तो इससे रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यू में पॉइंट्स आए हुए हैं ना वो सब मैंने ऐड कर दिए हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा जरूर रहेगा बट इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट रहेगा। आपको एक्चुअली पूरा फैक्ट के साथ पूरे एविडेंस के साथ सारी चीज़ें करवाने वाला हूँ जो कि आपको अदर वीडियोस में नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना ये वीडियो बाकी वीडियो से आपको अलग देखने को मिलेगा। इसके बाद 73rd और 74th इंपॉर्टेंट है तो उसको मैंने अलग से यहाँ पर जो है उसकी टेबल बना दी है, एक पेज में उसका कवर हो जाएगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो पूछे गए हैं रैंडम जो होते हैं वो। उसके बाद आपके लिए एक प्रैक्टिस शीट दी जाएगी, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है। देखो ऊपर जो मैंने जितना भी सारी चीज़ें पढ़ाई हैं वो एक तरीके से आप लोगों के ब्रेन में चीज़ें कंसेप्ट मैंने प्रोसीजर जो है वो पूरा प्रोसेस से होते हुए आपको माइंड में मैंने वो सारी चीज़ें फिट कर दी हैं। अब ये टेबल से ही पता चलेगा कि कितनी चीज़ आपके माइंड में आई है कितनी माइंड में नहीं आई है। ये प्रैक्टिस मैं करवाने वाला हूँ इसी वीडियो में, आपको कुछ नहीं करना है, यही आपके फाइनल नोट्स भी होंगे। आपको ये प्रैक्टिस शीट मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको इस प्रैक्टिस शीट को फिल करना है और फिल कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो यूट्यूब के थ्रू भी आप करोगे वो सब बताने वाला हूँ। उसके बाद इसको मैं फिल करके भी आपको दे दूंगा और एक ही पेज में बस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के जो नोट्स होंगे ना वो बस एक ही पेज के होंगे।
ये वाला जो है ये तो मैं आपको ऑलरेडी दूंगा, लेकिन आपका जो नोट्स होगा ना वो सिर्फ इस पेज का होगा, इतने में आपका पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरी प्रोसेस से होते हुए जाना पड़ेगा। और आप सब लोग का सबसे फेवरेट टेस्ट भी इंक्लूड करें तो यहाँ पर आपको 100+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने थोड़ा सा एडवांस लेवल के लिए हम लोग टफ क्वेश्चन पहले लगा लेंगे, तो हमारी जो है हमारी हैबिट बन जाएगी। और हम एक तरीके से ये कह सकते हो पहले से ही जो है हैवी क्वेश्चन लगा लेंगे ना, तो हमारे अंदर एक इम्यूनिटी जनरेट हो जाएगी। हम लोग फिर जो जितने भी छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ना वो तो एकदम हलवा लगेंगे। तो पहले हम लोग थोड़े एडवांस लेवल के जो यूपीएससी है और उसके सीडीएस सीएपीएफ एनडीए जो अदर एग्जाम का करवाता है वो हम लोग लगाएंगे। उसके बाद फिर जो स्टेट पीसीएस के मैं आपको क्वेश्चन लगवाने वाला हूँ, ठीक है। तो 29 हमारे जो रहेंगे, उसके बाद से सारे हमारे स्टेट पीसीएस या जो आईएएस हमारे यूपीएससी के जो 2009 से पहले के क्वेश्चन है वो सारे इंक्लूड करें। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे जो हैं हम लोग करने वाले हैं। मतलब कि जितने हमारे पॉसिबल होंगे उतने तो करेंगे, बाकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा लूँगा, वहाँ से आप लोग कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ओनली रिलेवेंट चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। बहुत सारी चीज़ जो मैं यहाँ पर शेयर नहीं करता हूँ, वहीं पर आपको पीडीएफ्स वगैरह भी सब मैं वहीं पर आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या जनरली मैं लाइव भी आता हूँ, हर वीक लाइव भी आता हूँ, तो आप लाइव में मुझसे क्वेश्चन डायरेक्टली वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर भरोसा करते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आई विल क्लियर यूपीएससी या आई विल क्लियर जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं विथ जो भी आपकी डिजायर रैंक के फॉर मैनिफेस्टेशन। देन अब इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब देखो मुझे ना आप लोगों का ना 100% अटेंशन चाहिए, और 100 नहीं 200% अटेंशन चाहिए। अब मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ। जब मैं आपको बोलूँगा कि ये चीज़ करनी है वैसा आप कर लेना, लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूँ आपको बस ध्यान से सुनना है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ठीक है। कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ तो ध्यान से सुनना, ठीक है। क्योंकि आपका जो है जैसे ही ध्यान भटका, चीज़ें मिस हुई तो फिर वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। तो चलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना। अब देखो हमारा जो टॉपिक है भारत के संविधान संशोधन, यानी कि संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये किस तरीके से होता है। आखिर कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो कि ये पावर देता है जिससे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हैं, यानी कि उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसमें चेंज वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो देखो इसके लिए ना कुछ जनरल प्रोसीजर होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो है 368, ठीक है। तो आप देखो इसके जनरल प्रोसीजर क्या होता है। आप देखो इसमें जब भी हम लोग 368 आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो उसमें इसको पास करने के लिए या कोई भी संविधान संशोधन को हम लोग पास कर रहे हैं तो उसके लिए ना हमको एक मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, और उस मेजोरिटी में बोलते हैं हम लोग स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है। ध्यान रखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पेशल मेजोरिटी ही ज़रूरत होती है जब हम लोग 368 आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं फॉर संविधान संशोधन, ठीक है। तो जो है ये मैंडेटरी है, स्पेशल मेजोरिटी इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी वर्ड ध्यान रखो क्योंकि एग्ज़ाम का ये फेवरेट होता है। यहीं पर जो है आपका स्वैपिंग टेक्निक यूज़ करता है, यहीं पर एक्सट्रीम वर्ड इसको कहा जाता है, तो ये मैंडेटरी यहाँ पर वर्ड है, ठीक है। पॉलिटी में जनरली जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं वो वाले ऑप्शन कई बार सही होते हैं, वहाँ पर एक्सट्रीम वर्ड वाली आपकी जो वो टेक्निक है वो वर्क नहीं करती है पॉलिटी में, ठीक है। चलो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है ये मस्ट बी पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब कि वहाँ के जो हाउस में है वो 2/3 मेंबर जो होना चाहिए वो प्रेजेंट होना चाहिए एंड वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कितने बार पूछा गया है, देख रहे हो आप। विल कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर ऑफ हाउस। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो संविधान संशोधन का जो बिल है वो कौन से हाउस में जो है पास किया जा सकता है, कौन से हाउस में जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो कोई से भी हाउस में, भले वो लोकसभा हो भले वो आपका राज्यसभा हो, दोनों में से कहीं पर भी आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, क्या जो प्राइवेट मेंबर है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता, या जो पब्लिक मेंबर है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो प्राइवेट मेंबर जो है ना वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, ठीक है। ध्यान रखना है, जो प्राइवेट मेंबर है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो है मतलब कि जो मंत्री नहीं है, जो सरकार के उसमें सरकार की तरफ से भी नहीं है, बट लेकिन वो वहाँ के मेंबर है ना, वो प्राइवेट मेंबर भी क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को, ठीक है। चलो, इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो संविधान संशोधन हो रहा है, या मान लो कोई ये जो है डेडलॉक की कंडीशन आ गई है, ये पास नहीं हो रहा है, तो इसके लिए जॉइंट सीटिंग वगैरह हो सकती है क्या, तो नहीं, ठीक है।
कभी भी जब भी 368 का यूज़ हो रहा है या संविधान संशोधन का यूज़ हो रहा है तो हम लोग इसमें नो जॉइंट सिटिंग, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट सिटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। ओके, हाँ, अब एक चीज़ और बताना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा प्रावधान है या वो कौन कौन से केसेस है जहाँ पर जॉइंट सिटिंग हो सकती है, कमेंट करके बताना। अब देखो एक क्वेश्चन और आता है कि जो है स्पीकर जो है वो जॉइंट सिटिंग के लिए बुला सकता है क्या? तो स्पीकर कैन नॉट कॉल जॉइंट सिटिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पीकर नहीं बुला सकता संविधान संशोधन के लिए जॉइंट सिटिंग। लेकिन ऐसे कौन कौन से बिल हैं जो कि जिनके लिए बुला सकता है, वो कमेंट करके बताना है आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज़ और बतानी है कि जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है, ये भी आप लोगों को बताना है। ओके, चलो, इसके बाद और चीज़ ध्यान रखनी है कि एक चीज़ पूछा जाता है कि इसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी सलाह की ज़रूरत होती है पहले इंट्रोड्यूस करने से पहले, या उनकी परमिशन की ज़रूरत होती है? तो नहीं, इसमें जो प्रेसिडेंट हैं उनकी नो प्रायर जो है रिकमेंडेशन, मतलब कि उनके रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उनकी कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं होती, उनके रिकमेंडेशन की भी ज़रूरत नहीं होती है। आप डायरेक्ट जाके पार्लियामेंट में जाके इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, उनकी सिफारिश की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेसिडेंट जो है असेंट इज़ मैंडेटरी, नहीं, ये डिस्क्रिशनरी होती है। राष्ट्रपति की मंजूरी है वो अनिवार्य नहीं होती, और कोई अस्वीकृति का अधिकार नहीं है, ठीक है। मतलब कि जो है वो उनको असेंट देना ही पड़ता है। असेंट मतलब अब जैसे मान लो, देखो कोई भी बिल, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, वो पास हो गया कहाँ से? हमारे लोकसभा से, फिर हो गया राज्यसभा से भी पास हो गया। अब प्रेसिडेंट जो है उसमें कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं लगा सकता, उसको वो पास करना ही पड़ेगा। ये जो है मैंडेटरी है, ठीक है, ध्यान रखो। इसके बाद अमेंडमेंट मीन एड वेरी एंड रिपील, ये अभी 2024 में पूछा गया था। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ ऐड करना, यानी कि उसमें जोड़ना या के बदलना, या उसको रद्द करना, रिपील करना। एक कोई भी चीज़ को, या पुराना कोई कानून है उसको रद्द करके हम लोग जो है नया कानून लेकर आ रहे हैं, तो ये चीज़ तो होता है। ये एक जेनरिक स्टेटमेंट है, यही हम लोग पढ़ते भी हैं। हम लोग का अमेंडमेंट का मतलब ही क्या होता है कि कोई भी चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई भी चीज़ जो है हम लोग एक तरीके से वेरी कर रहे हैं या रिपील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये टर्म्स एग्जैक्टली पूछी गई थी, तो ध्यान रखो ना, ठीक है। तो टोटल मेंबरशिप अगर हम लोग बात करें, अगर बात हो रही है ना कि टोटल मेंबरशिप में जो जितने लोग हैं उनकी मेजोरिटी होना चाहिए, उनकी स्पेशल मेजोरिटी या 2/3 मेजोरिटी, यहाँ पर लिखा था ना आपका 2/3 मेजोरिटी है वो मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो वैकेंट सीट हैं, जो खाली सीट हैं, वो भी टोटल मेंबरशिप में इंक्लूड होती हैं। ध्यान रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुल सदस्य में रिक्त सीटें जो हैं वो भी गिनी जाती हैं। उन सीटों, जो रिक्त सीटों को मिला के 2/3 जो है लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए। तो ये कहना चाह रही है ये लाइन। तो एक एक लाइन इसकी, देखो ये जो हम लोग इतना सा पढ़ रहे हैं ना टेबल, इसकी एक एक लाइन से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक लाइन से। और ऐसा नहीं है कि हवा में ही है, यहाँ पर देखो ना, इसलिए मैंने एविडेंस भी दी है ना। तो ध्यान रखो, एक एक वर्ड बार बार आपको पढ़ना है इसमें। तो गाइस, आप में से काफ़ी सारे लोग जो हमारे PYQ के नोट्स हैं उसको बना के थक गए हैं, और आप लोग, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, कितना पढ़ें कितना नहीं पढ़ें। तो आप लोगों का ये सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ। उस सॉल्यूशन में आपका जो स्मार्ट PYQ नोट्स मैंने बना दिए हैं, एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, मैंने हर एक ऑप्शन को एनालाइज़ किया है, हर एक ऑप्शन पे जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सब मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एंड नोट्स हैं इसके आपके, बस इसी को रिवाइज करते आना है, इसी को बार बार पढ़ना है। आपका जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें मैंने 2009 से लेके 2024 तक के पूरे PYQ कवर करें। हर एक ईयर में आपको 15 से 20 पेज का मिल जाएंगे, उतना में आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। एक ईयर का उसमें कवर हो जाएगा, बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है आपको। और आपका जो है बहुत प्रॉब्लम जो है मतलब बहुत ज़्यादा टाइम आपका सेव हो जाएगा, इसको आप अगर कर लेते हो। एंड टाइम पे यही करना चाहिए। अब देखो क्या हुआ था कि अगर इसका मार्केट प्राइस देखो तो आपका 1500 रुपये मिलेगा, बट आपको जस्ट 599 रुपीज़ में मिल जाएगा। और इसके साथ आपको क्या ऑफर मिल रहा है? आप लोग बोल रहे थे ना सर इसके साथ और क्या बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ आपको बेनिफिट मिलेगा हमारे प्रीमियम ग्रुप का, जो अभी आप वीडियोस पढ़ रहे हो। अभी ये वीडियो में मैंने जो PDF आपको पढ़ाई है ना, जिस PDF में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में मिलेगी। यहाँ पर ऑलरेडी देखो पुरानी जितनी भी PDF हैं सब ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं,
सब ऑलरेडी ऑन द टाइम। देखो जैसे मैंने प्रीएमएल ऑलरेडी जैसे वीडियो अपलोड करी थी उसके बाद मैंने पीडीएफ यहाँ पर डाल दी थी, तो ये सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो इसका हम लोगों ने लास्ट टाइम पे सब्सक्रिप्शन रखा था 99 रुपये पर मंथ, बट अब आपको टिल प्रीलिम्स यानी कि 2 मंथ बचे हुए हैं, तो टिल प्रीलिम्स तक आपको जो है 99 रुपीज़ में 199 रुपीज़ में मिलना था। बट अगर आप लोग इसको परचेस करते हैं, ये स्मार्ट पीवाईक्यू नोट, जो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही है, क्योंकि यहाँ पर जो है हाई यील्डिंग टॉपिक कर रहे हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं, वही कोशिश कर रहे हैं। बट यहाँ पर ऑलरेडी ये इसके बहुत सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे CDA PF वगैरह भी ऐड करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। बट ये इसको अगर आप लोग 5 से 6 बार रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये जो 199 रुपीज़ हैं ये नहीं देने पड़ेंगे, इसके साथ आपको इसका सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। ठीक है, मार्क माय वर्ड, ये सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा, लेकिन आप लोगों को उसके लिए ये परचेस करना पड़ेगा। ये परचेस करने के बाद आपके लिए ये हो जाएगा टिल प्रीलिम्स, आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जाइए, इसे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग जो हैं इसका बेनिफिट ले रहे हैं। ओके, ये हमारे कुछ रिव्यू रहे हैं लास्ट ईयर। अगर आप लोग देखोगे कि जब मैंने एलिमिनेशन ट्रिक और ये सब चलाया था तो ऑलमोस्ट 25-26 से ज़्यादा लोग निकले थे, क्योंकि हम लोगों ने जब स्टार्ट ही किया था, सिर्फ 20 दिन ही हुए थे। ओके, चलो, तो कुछ और चीज़ अब देखो, जैसे कुछ एग्जांपल 99 का जो अमेंडमेंट हुआ था, जो आपका NJAC बना हुआ था, उसमें जुडिशियल अपॉइंटमेंट वगैरह के बारे में था रिलेटेड। इसमें स्टेट रेटिफिकेशन जो है नॉट रिक्वायर्ड, स्टेट से मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। अभी आगे मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन में हमको स्टेट से मंजूरी लेनी होती है, अभी बस सुन लो आप लोग। ठीक है, जैसे कि 100 अमेंडमेंट हुआ था, इसमें इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने लैंड ट्रांसफ़र के बारे में बात हुई थी, तो हम लोग को इसमें अमेंडमेंट करना पड़ा था। और लास्ट वीडियो में मैंने बताया भी था जब प्रीएम्बल, तो हम लोग को जब भी ट्रांसफ़र करते हैं लैंड वगैरह, तो उसमें हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ही करना होता है। तो ये हम लोगों ने अमेंडमेंट किया था, देन जाके चीज़ हुआ था। अब कुछ चीज़ें क्लेरिफाई आपको करना चाहिए कि जो कि स्टेट कंसेंट नॉट ऑलवेज रिक्वायर, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने के लिए सरकार मतलब स्टेट या राज्यों से जो है पूछने की ज़रूरत है, या हमेशा ज़रूरत नहीं है। कौन कौन सी जगह पे पूछने की ज़रूरत है वो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, आर्टिकल 368 जो है वो डजंट कवर फाइनेंशियल इमरजेंसी, ध्यान रखना है। अभी हम लोगों ने ऊपर आर्टिकल 368 पढ़ रहे थे, यही वो सुपर पावर है जो कि संविधान को लचीला बनाती है। ये लचीला यानी कि रिजिड नहीं बनाती है। हमारा संविधान रिजिड भी है कुछ कंडीशन में, लेकिन वो जो है लूसिड भी है, मतलब कि लचीला भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो वो लचीला इसलिए ना, यही बताता है कि वो एक ऑर्गेनिक है हमारा संविधान है, उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं। यही 368 जो है वो सुपर पावर देता है। तो जो है वो फाइनेंशियल डजंट कवर फाइनेंशियल इमरजेंसी और जो SC/ST रिजर्वेशन और लैंग्वेज प्रोविज़न, यानी कि जो अनुच्छेद 368 है ये वित्तीय आपातकाल SC/ST आरक्षण और जो है भाषा प्रावधान में शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। अमेंडिंग DPSP रिक्वायर्ड अ स्पेशल मेजोरिटी, अगर हम लोगों को DPSP में अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए हम लोग को स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता होगी। अब देखो मेजोरिटी कितने टाइप की होती हैं, किसमें आपको किसके अमेंडमेंट में आपको कौन सी मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, उन सब पे मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा और शॉर्ट में मैं आपका कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो, तो मैं उसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, चलो, साथ ही साथ मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है वो इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर्स इन लोकसभा। ठीक है, मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ NCERT के वर्ड लिखे हुए हैं। आर्टिकल जो 368 है कंप्लीट कोड इन इटसेल्फ, मतलब कि वो अपने आप में ही पूरी एक प्रक्रिया है। आर्टिकल 368 है ना, जो वो अपने आप में पूरी प्रोसीजर है, वो सारी चीज़ उसमें बताई गई है, वो अपने आप में ही प्रोसीजर। अगर ये वर्ड पूछे ना आपसे तो ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट बन के भी पूछ सकता है वो। अब क्विक रिकैप देख लें। स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है अमेंडमेंट के लिए। इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो कोई से भी हाउस में किया जा सकता है, प्राइवेट मेंबर जो है वो भी कर सकते हैं। वोटिंग जो है वो फॉर्मल डिवीजन नीडेड होती है। देन जॉइंट सिटिंग जो है कोई अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। प्रेसिडेंट जो रोल क्या रहता है, उनको असेंट देनी ही पड़ती है, किसी भी हाल में जो है उसको पास करना पड़ता है। प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वैकेंट सीट जो है वो भी काउंट करी जाती है टोटल मेंबरशिप में। DPSP अमेंडमेंट में के लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है। स्टेट कंसेंट जो होता है वो नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। एंड अमेंडमेंट का स्कोप क्या होता है, ऐड, वेरी एंड रिपील। बस इतने में हो गया हमारा ऊपर का रिवाइज। ओके, समझ में आ गया? चलो, आप भूलोगे इतने पॉइंट्स नहीं भूलोगे।
अब देखो ध्यान से सुनो, अब हम लोग वो चीज़ पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमें स्टेट की ज़रूरत होती है कंसेंट की, मतलब कि स्टेट से पूछना पड़ता है जब भी हम लोग कोई भी अमेंडमेंट करें, तो वो कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो वो ध्यान रखिए। और इसके बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में बताया है? वो आर्टिकल 368 में ही तो है, लेकिन आर्टिकल 368 का क्लोज, सब क्लोज जो है वो आपको देखने को मिलेगा 2, उसमें बताया गया है स्टेट रेटिफिकेशन के बारे में। अब बेसिक रूल क्या है? अभी तो हम लोगों ने प्रोसीजर पढ़ लिया, ये एकदम बेसिक है गाइस। अगर ये आपका एक बार बेसिक क्लियर हो गया ना, तो संविधान संशोधन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रटते जाते हैं कि ये कब हुआ, ये कब हुआ, लेकिन एक पूरी प्रोसेस होती है ना। एक बार बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, फिर कैसे भी चीज़ें आ जाए ना, आपको समझ में आने लगेंगी वो, कि संविधान में कि जो है, आप जब भी न्यूज़ में सुनेंगे कि पार्लियामेंट में ये बिल इंट्रोड्यूस वगैरह किया गया, तो वो भी आपको पता चलते जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ उतना ही आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ जो PYQ में आए हुए हैं और जो NCERT में लिखे हुए हैं। अब जैसे बेसिक रूल क्या है, अब आपको ध्यान रखना है कि कुछ जो फेडरल प्रोविज़न है, अब देखो आपको ध्यान रखना है कि कुछ फेडरल प्रोविज़न होते हैं, फेडरल मतलब संघवाद या संघीय जो है प्रोविज़न होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन की नीड है। जैसे आप देखोगे कि जैसे स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, कुछ जो फेडरल प्रोविज़न में के लिए, एंड देन रेटिफिकेशन बाय द लीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि कुछ संघात्मक प्रावधान के लिए जो है संसद के दोनों सदनों की विशेष बहुमत की जरूरत होती है, और कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं का अनुमोदन होना चाहिए। मतलब कि देखो, जो फेडरल चीज़ होती है, आपने देखा होगा हमारा जो संविधान है या जो हमारा भारत है वो एक फेडरल है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा बोला जाता है ना। तो ऐसे कुछ कंडीशंस जहाँ पर हमारे फेडरलिज्म को खतरा पहुँच रहा है, या फेडरलिज्म की बात हो रही है, या उसमें हमारा फेडरलिज्म इन्वॉल्व है, जब हम लोग को ऐसी कोई चीज़ में अमेंडमेंट करना है, तब हमें स्टेट की ज़रूरत होती है। क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, या आप ये कह सकते हो, या ऐसे कह सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह देखते हैं ना, कि सेपरेशन ऑफ पावर या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट, यही हमारा फेडरलिज्म की डेफिनेशन कहती है। क्या सिंपल समझ लो, देखो सिंपल फेडरलिज्म की डेफिनेशन ये है कि समझ लो आपका घर है, ठीक है, घर में आपके जो पापा हैं, पापा जो रूल बनाते हैं वो पूरे घर के लिए बनाते हैं, लेकिन जो आपकी मम्मी आपके रूल बनाती हैं वो आपके रूम के लिए रूल बनाती हैं, ठीक है। तो वो जो पापा रूल बना रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए, और जो आपके रूम के लिए रूल बना रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट हो गए। तो इस तरीके से जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसी को ही फेडरलिज्म कहते हैं। जब इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करने हो, इनमें कुछ भी चेंजेस करने हो, तो उसके लिए जो आप बोलोगे कि हमें स्टेट की ज़रूरत होती है। मतलब कि पापा अगर आप मान लो हमारे घर में हमारे जो फादर हैं वो कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, या जो हमारे रूम में कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं, तो उसमें कंसेंट किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमारी मम्मी जी की ज़रूरत पड़ेगी, मॉम की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यही हमारे जो है इंडिया में भी होता है। ओके, गवर्नमेंट लेवल पे भी, गवर्नेंस सिस्टम में भी यही चीज़ें होती है, ठीक है। सिंपल समझाने के लिए मैंने बताया आपको। चलो, तो ये आपको समझ में आएगा कि स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट हाउस में, और रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कि जहाँ पर भी लेजिस्लेचर है उनकी एटलीस्ट जो है हाफ स्टेट लेजिस्लेचर की ज़रूरत होती है, कम से कम जो है आधे राज्य जो है विधानसभाओं का अनुमोदन की ज़रूरत होती है। ओके, आधे राज्यों में भी बोल दिया ना कि हाँ ये इस पर कन्फर्मेशन दे दी, फिर वो बिल जो है वो प्रस्तुत कर दिया जाएगा और पास हो जाएगा जाके। प्रेसिडेंट असेंट जो है गिवन ओनली आफ्टर द स्टेट रेटिफिकेशन, जो है प्रेसिडेंट तभी जो है अपनी मंजूरी दे सकता है जब आधे राज्यों ने अपनी मंजूरी दे दी हो, ठीक है। जबकि ऊपर थोड़ा सा अलग था, लेकिन यहाँ पर जो है अलग है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन अलग हो जाती है जब हम लोग फेडरलिज्म या उसकी बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे कौन कौन से प्रोविज़न है जहाँ पर हम लोगों को स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत होती है। अब देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया भी हुए हैं। देखो सारे UPSC में ही क्वेश्चन आए हुए हैं, स्टेट PCS में भी एक ही आया, बाकी लोअर हरियाणा और PCS में, बाकी UPSC में ज़्यादा आता है क्योंकि उसमें ही इस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो सबसे पहले जानिए कि आर्टिकल 54 और जो 55 है, जिसमें इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की बात कर रही है, क्योंकि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो उसमें राज्य की कंसेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो एक फेडरलिज्म का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हमारे जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, उसमें ज़रूरत होती है, बस इतना ध्यान रखो।
सेवन शेड्यूल है। सेवन शेड्यूल क्या बताता है, जो हमारी लिस्ट के बारे में बताया हुआ है, पावर के बारे में बताया हुआ है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारा, अगर उसमें हम लोग कुछ छेड़छाड़ करते हैं, उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, तब हमें स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत है। ठीक है। देन आर्टिकल 80 और 81 जो है, जो कि और जो हमारी फोर्थ शेड्यूल है, यानी कि जब बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट इन पार्लियामेंट, या उसमें कोई सीट की बात हो रही है, कौन सा रिप्रेजेंटेशन के उसमें छेड़छाड़ की बात हो रही है पार्लियामेंट के, तो आपको वहाँ पर अमेंडमेंट करना पड़ेगा और उसमें स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। इसके बाद आर्टिकल 1 to 4 जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, और जो आपका 4 to 1 है, 4 to का 1, 1 to का 4, मतलब उल्टा कर दो तो वो ही हो जाता है, मतलब आर्टिकल ऐसे याद हो जाते हैं। तो जो जुरिडिक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है, अगर आप लोग कुछ चेंज कर रहे हो, तब भी आपको जो है स्टेट की कंसेंट की ज़रूरत होती है, उनकी मंजूरी की ज़रूरत होती है। और उसके बाद आर्टिकल 360 इटसेल्फ, अगर आप लोग आर्टिकल 360 अपने आप में ही एक फेडरलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, अगर आपको इसमें खुद में ही चेंज करने हैं, तब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो सारे प्रोसीजर है, ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है, यही तो है हमारा सुप्रीम, मतलब सुपर पावर 368, जो आप कह सकते हो पुष्पा, जो कि अगर आपको पुष्पा में भी चेंज करना है तो उसके लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब अपने आप में ही ये बहुत पावर रखता है। ओके, तो इसमें अमेंडमेंट जो प्रोसीजर है, उसके लिए भी आप लोगों को अगर चेंज करना है तो स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना आपको याद रहेगा। अब थोड़ा सा हम लोग जो है स्पीड बढ़ाते हैं। अब देखो कुछ फेडरल एरियाज़ के बारे में, जैसे 73 है, 168 है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट के बारे में बताता है। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है ये चैप्टर आपका, तो ये भी हो गया। कुछ एडिशनल पॉइंट है, जैसे नो लिमिट फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर टू रेटिफाई, मतलब कि राज्य की जो विधानसभा के अनुमोदन के लिए कोई समय सीमा नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं बोला गया है कि इस समय सीमा के अंदर जो है सभी को कंसेंट देना पड़ेगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट ध्यान रखना। सिंपल मेजोरिटी जो है वो सफिशिएंट होती है इन स्टेट लेजिस्लेचर, अगर वहाँ से जो है सिंपल मेजोरिटी में भी चीज़ें आ जा रही हैं तो चल जाएगा। रेटिफिकेशन नॉट रिकन्सिडर्ड आफ्टर पासिंग, मतलब कि अनुमोदन पास होने के बाद जो है पुनर्विचार नहीं किया जा सकता, एक बार पास हो गया तो हो गया, उस पर दोबारा जो है पुनर्विचार नहीं करेंगे। यूनियन टेरिटरी जो कि दिल्ली है, दिल्ली पुडुचेरी नॉट काउंटेड फॉर स्टेट रेटिफिकेशन, तो उनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी, उनके अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, अब कॉमन कन्फ्यूज़न होते हैं, उसको हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं। जॉइंट सिटिंग कैन रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट, जो जॉइंट सिटिंग है कैन रिजॉल्व द डिसएग्रीमेंट अमेंडमेंट बिल। ठीक है, फॉल्स, ये गलत स्टेटमेंट है। नॉट अलाउ अंडर द 368, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऑल अमेंडमेंट नीड स्टेट रेटिफिकेशन, फॉल्स, नहीं, ओनली फेडरल नेचर का कोई प्रोविज़न है तभी जो है ये आपके लिए लागू होगा। उसके बाद प्रेसिडेंट कैन रिफ्यूज असेंट, फॉल्स। मस्ट गिव असेंट टू द आफ्टर द प्रोसीजर, ओके। स्टेट कंसेंट नीड 2/3 मेजोरिटी, फॉल्स। ओनली सिंपल मेजोरिटी इन ईच स्टेट। ठीक है, 2/3 नहीं, 2/3 हमारी कौन सी स्पेशल रह जाती है। ओके, यूटीज आर काउंटेड फॉर रेटिफिकेशन, नहीं, फॉल्स। ओनली स्टेट काउंटेड, ठीक है, केवल राज्य काउंट होते हैं, उसमें यूटी काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें इसका क्या कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं साइन कर दूंगा इसको। ठीक है, बाकी निमोनिक्स वगैरह देख लेना। ठीक, चलो अब बात करते हैं सिंपल मेजोरिटी अमेंडमेंट के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें में आपको बात करना है आउटसाइड, जो कि हमारे आर्टिकल 368 के बाहर की चीज़ें हैं, जिसमें सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो हमारे 368 के अंदर नहीं आती हैं। अभी तक हम लोग सारी चीज़ें जो देख रहे थे वो 368 के अंदर देख रहे थे। अब आउटसाइड 368 के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर हमारा सिंपल मेजोरिटी से हम लोग अमेंडमेंट कर सकते हैं। अब दिस अमेंडमेंट नीड ओनली द सिंपल मेजोरिटी एंड मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ ऑफ हाउस। अब जैसे बिल रिक्वायर द प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन टू बी इंट्रोड्यूस, अब देखो यहाँ पर ऊपर हम लोग जितना भी देख रहे थे वहाँ पे हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत नहीं, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती थी, बट इसमें ज़रूरत होती है। ठीक है, ये छोटा सा कॉमन सा छोटा सा आपका ये डाउट है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है। दे फॉल आउटसाइड द का जो आर्टिकल है 368 के आर्टिकल के आउटसाइड था। अभी टोटल आपको देखने को मिलेंगे 6 और कुछ 7 देखने को मिलेंगे। ध्यान से सुनना, इसके हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और कुछ एनसीईआरटी में भी मेंशन है।
ठीक है। आप ध्यान से सुनो, जब भी कोई भी न्यू स्टेट और जो बाउंड्री वगैरह चेंज करनी है, न्यू स्टेट बनाना हो, तब हमें सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट नीड अ सिंपल मेजोरिटी। मान लो कि अल्टर करना है स्टेट बाउंड्री को, अंडर द आर्टिकल 2, 3 एंड 4 आर सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि ये जो तीनों आर्टिकल है, तीनों आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे। इसके बाद देखो, नो स्पेशल मेजोरिटी या स्टेट रेटिफिकेशन की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। अब देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें अगर कुछ चेंज करना है तो इसके लिए भी जो है आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है। क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर द आर्टिकल 169, इट्स अ सिंपल मेजोरिटी। एंड अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आल्सो यूजेज अ सिंपल मेजोरिटी। एंड स्टेट का कोई नाम चेंज करना हो, अल्टर द स्टेट नेम इन फर्स्ट शेड्यूल फॉल्स अंडर द आर्टिकल 3, जिसका नाम बदलना हो उसके लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए भी आपको सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जिसमें अमेंडमेंट करना हो अंडर द आर्टिकल ऑफ 343, 348 एंड कैन समटाइम्स यूज सिंपल मेजोरिटी। ओके, नॉट ऑलवेज स्पेशल मेजोरिटी इज नीडेड, हमेशा स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सम टाइम पे सिंपल मेजोरिटी भी हो जाती है। ओके, कोरम के रूल हो गए, जैसे अमेंडिंग करना हो कोरम प्रीवियस अंडर द आर्टिकल 100 नीड्स अ सिंपल मेजोरिटी। नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, मतलब कि दिस अमेंडमेंट आर नॉट कंसिडर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर द आर्टिकल 368, मतलब कि ये जो है वो 368 के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तहत जो है संशोधित बिल नहीं है, उसके अंदर वाले जो है वो नहीं है। अदर प्रोविज़न के बारे में बात करें सिंपल मेजोरिटी में, जैसे सेकेंड शेड्यूल हो गया आपका, उसमें कुछ चेंजेस करना हो, आर्टिकल 105 हो गया, और आपका आर्टिकल 106 हो गया सैलरी और अलाउंसेस के बारे में बात करता है। आर्टिकल 108 हो गया, रूल और प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट हो गया। ठीक है, आर्टिकल 120 हो गया, जिसमें यूज़ करी जाती है इंग्लिश इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 1 to 4 हो गया, सुप्रीम कोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड जज के जो नंबर वगैरह हैं, कोई संगठन है साधारण बहुमत से हो जाता है इसमें भी। एक्सटेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आपका सिटीजनशिप के प्रोविज़न हो गए, इलेक्शन प्रोविज़न हो गए फॉर लेजिस्लेचर। 5th और 6th शेड्यूल के जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया हैं वो भी साधारण बहुमत से आपको देखने को मिलेगा। डीलिमिटेशन जो है ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें भी साधारण बहुमत से। और जो आर्टिकल 240 आपका, उसमें यूनियन टेरिटरी के प्रोविज़न आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल मेजोरिटी की ज़रूरत होती है, आपको 368 का आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, अब आपको ये बताना है डीलिमिटेशन जो कमीशन है ये कब बना था और कितने बार बना हुआ है, कितने बार इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है अभी तक, और कौन सा आर्टिकल तो बता ही दिया हूँ। और क्या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानते हो अब बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि बाकी की मेजोरिटी मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, जैसे इसको याद कर सकते हैं टाइप ऑफ मेजोरिटी को, सी से सिंपल, इफेक्टिव एंड एब्सोल्यूट और स्पेशल। तो ये जो है ये मेजोरिटी होती है, ये किसी ने मुझे सेंड करी थी, इस पेरेंट ने, तो आप लोग जो है इसको हमारी टाइप ऑफ मेजोरिटी को ऐसे याद कर सकते हो। सिंपल और स्पेशल में बता चुका हूँ, अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है इफेक्टिव और एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या 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 होती है, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बाकी लोगों के लिए भी बेनिफिट मिल जाएगा। अब देखो, बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में। तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या कहती है हमारी, ध्यान से सुनना। देखो, मूल ढांचा सिद्धांत से रिलेटेड जो है हमारे केसेस, वो किस तरीके से डेवलप हुआ और क्या क्या केसेस होते हुए गए, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो, शुरुआत होती है, हमारा जो एक्ट आता है चिरंजीत लाल चौधरी करके वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सबसे पहले ये एक केस आता है, इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद ही पढ़ा होगा, बट ये PYQ में भी आया हुआ है। तो सबसे पहले ये केस आता है 1950 में। अब इसमें होता क्या है कि जो चिरंजीत लाल जो है वो क्लेम करते हैं वाज ट्रीटेड अनफेयरली, उनको अन्यायपूर्ण से जो है वो अन्यायपूर्ण से जो है गवर्नमेंट उनको ट्रीट कर रही है ना। तो इसलिए वो जो क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे जाके वो क्लेम करते हैं। देन द डिसीजन क्या होता है, द कोर्ट रूल्ड दैट डिफरेंट ट्रीटमेंट इज अलाउ इफ देयर इज गुड रीज़न। मतलब कि अब आप देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनो, आपने देखा होगा कि मैंने पहले बताया हुआ था इक्विटी और इक्वलिटी के बारे में, थोड़ा सा आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। तो यहाँ पर इन्होंने बोला था कि देखो,
जो है आप डिफरेंट ट्रीटमेंट अलाउ कर दिया गया था फॉर अ गुड रीज़न। कुछ लोगों के लिए जो है आप लोग हमेशा सब लोगों के लिए इक्वल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप लोग जिनको ज़रूरत है या गुड रीज़न हो या कोई, अब जैसे मान लो कोई डिसेबल पर्सन है, अब डिसेबल पर्सन है उससे आप बोलो कि 2 किलोमीटर दौड़ ले, मतलब कि जो चल नहीं पा रहा वो वाला डिसेबल, ठीक है, तो वो उससे बोलो 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, और जो पर्सन अच्छा हट्टा काटा है उससे भी बोलो 2 किलोमीटर रनिंग करनी है। अब दोनों के लिए रोल सेम बना दो, तो एक तरीके से ये तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना इक्वलिटी के नाम पे। और अगर आप इक्वलिटी की बात करोगे तो दोनों, इक्वलिटी की बात करो तो दोनों के लिए सेम सेम रूल है फिर। बट लेकिन सब कुछ रीज़न पे, कुछ गुड रीज़न के लिए आप लोगों को जो है वो अलग तरीके से डिसीजन होना चाहिए। गवर्नमेंट जो है यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, इसको कंस्ट्रक्टिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, ठीक है, फॉर द गुड रीज़न। तो ये चीज़ की शुरुआत वो कहाँ से हुई थी, यहाँ से हुई थी। तो की पॉइंट क्या था कि एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली, बट फेयर डिफरेंस जो है वो एक्सेप्टेबल किया जा सकता है। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी और इसी ने ही लेड अ ग्राउंड वर्क फॉर द इक्वलिटी, जो कि बेसिक प्रिंसिपल है इन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बेसिक प्रिंसिपल है इन कॉन्स्टिट्यूशन, और आप कह सकते हो कि इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और यहीं से शुरुआत हुई, इसने एक बेस बनाया, एक चिंगारी लगा दी कि बेसिक स्ट्रक्चर नाम की कोई चीज़ अब आने वाली है हमारे इंडिया में। ओके, तो 1 पर्सन कैन फॉर्म अ क्लास फॉर द डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट, मतलब कि एक व्यक्ति भेदभावपूर्ण व्यवहार के लिए वर्ग बन सकता है। ओके, देन मस्ट बी जस्टिफाई अंडर द रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अगर आप लोग किसी का भी, अगर आप क्लासिफिकेशन या आप डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसका जो है वो जस्टिफिकेशन या रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मान लो कि डिसेबल को आप रिजर्वेशन दे रहे हो, SC ST को दे रहे हो, जो पिछड़ा वर्ग है उनको अगर रिजर्वेशन दे रहे हो तो उनके पीछे आपका एक रीज़न है, तभी तो आप लोग डिस्क्रिमिनेशन, या वुमेन को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो या वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए कुछ वर्क कर रहे हो तो उसके पीछे रीज़न है ना। तो रीजनेबल जो है आपका क्लैरिफिकेशन के थ्रू आप ये जो है वो कर सकते हो। तो ये शुरुआत हुई थी यहाँ से। देन इसके बाद आता है, आपको ध्यान रखना है SGK, ठीक है, SGK। यहाँ से इसके बाद जितने भी एक्ट हैं वो, या जितने भी केसेस हैं, एक्ट यानी केसेस हैं, वो आपको जो है वो इससे याद हो जाएंगे, SGK से। इसमें ऐसे क्या हो गया, शंकरी प्रसाद का केस आता है जो कि 1951 में आता है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट कैन अमेंड, ये क्या कहते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हैं। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है, संविधान संशोधन कर सकती है। ओके, इसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस जो है स्टेट ऑफ राजस्थान, यानी कि SSGK में एस जो था ना, ऐसे 2 एस आते थे हमारे, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह। इन्होंने क्या कहा था कि जो अमेंडमेंट है अलाउ विद अर्ली हिंट्स ऑफ लिमिट, मतलब कि संशोधन की अनुमति है लेकिन सीमाओं का पहला इशारा दिया था इन्होंने। लेकिन इसके बाद आप लोग देखोगे कि जो IC गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस था, इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि जो फंडामेंटल राइट है कैन नॉट बी अमेंडेड, उसको अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। ये किस केस में कहा था, गोलकनाथ केस में। SGK, मैं ट्रिक बार बार बोल रहा हूँ, SGK से याद रखो, स्मार्ट सर GK की भी बोल सकते हो, ठीक है, स्मार्ट सर का GK ठीक है। ये हेल्ड अ फंडामेंटल राइट अनअमेंडेबल, मतलब कि गोलोकनाथ केस था, उन्होंने ही बोला था कि ये अनअमेंडेबल है, इसको संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कितने बार पूछे गए। और डिसाइड ऑन द February, ये डेट भी पूछी गई, ये PCS वगैरह में पूछी जाती है। एंड ओवरटर्न, मतलब कि संशोधन, जो 24वें संविधान संशोधन है उसके द्वारा जो है इसको उलट दिया गया था। ओके, इसके बाद देखो स्टोरी तो बहुत बड़ी है, बस इतना ध्यान रखो, ये जो फैक्ट है ना बस इतना ही ध्यान रखो, और काम का नहीं है। इसके बाद आता है टाइगर केस, मतलब टाइगर केस इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस टाइम पे वो जो है वो आपका स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था कमेंट करके बताना। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला आता है। ये क्या करते हैं, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर और डॉक्ट्रिन जो है उसको इस्टेब्लिश करते हैं, बट इसकी नींव तो कहाँ से रख दी थी, वहाँ ऊपर से ये सारे केसेस से रख ली गई थी। तो SGK में के जो है ना वो केशवानंद भारती का केस आता है। तो यहाँ से जो केशवानंद भारती ये केस है वो इस्टेब्लिश कर रहे थे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, मूल ढांचा का सिद्धांत कर रहे थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन्होंने बताया था कि जो लिमिटिंग पार्लियामेंट्स अमेंडेंट पावर, तो जो अमेंडमेंट की पावर है वो लिमिटेड है। और बेसिकली क्या ये डिसाइड कब हुआ था, ऑन अप्रैल 24 1973 को। अब देखो ये जो जजमेंट थी, ये आप देखोगे कि यहाँ पर जो रेशियो था ना
मतलब कि अभी तक की सबसे बड़ी बेंच जो थी जजों की, वो इसी केस में जो है बैठाई गई थी। और इसका जो रेशो था ना, 7-6 था। मतलब कि 7 लोग पक्ष में थे और 6 लोग विपक्ष में थे उस इस फैसले में। देन जाके ये सुनाया गया था और फिर ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन रखी गई थी। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस पे चाहो तो आराम से 1-1.5 घंटे का लेक्चर ले सकते हैं, लेकिन उतना काम का अभी है नहीं हमारे। ओके। पार्लियामेंट जो है वो पावर अंडर द 368 एंड कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर। मतलब कि देखो बेसिकली इसमें क्या कहा गया था कि जो हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान के किसी भी भाग में आप जो है अमेंडमेंट कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि संविधान का जो मूल ढांचा है, जो मूल सिद्धांत है, जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है, उस पर कोई खतरा नहीं होना चाहिए, कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि ये कौन डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आपने बोल तो दिया कि संविधान के किसी भाग में जो है अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए, या बेसिक स्ट्रक्चर को जो है वो आहत नहीं होनी चाहिए, या वो उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? तो ये पावर रख दी गई सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ना चालाकी से गेम खेला है। अब बेसिक स्ट्रक्चर जो भी होगा ना वो डिसाइड करेगा, क्योंकि कहीं पर बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या है वो लिखा ही नहीं है। केस बाय केस ये डिसाइड किया जाएगा, केस बाय केस। ओके। चलो अब कुछ कुछ एलिमेंट है, जैसे कि फेडरलिज्म हो गया, जस्टिस, सोशल जस्टिस हो गया, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस हो गया, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल हो गया। ये केस बाय केस आई है और ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। ओके। तो ये हो गया आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का। इसके बाद की रूलिंग, जैसे कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द आर्टिकल बट नॉट अफेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। दिस लिमिट द जुडिशरी propounded not by the act, and then limit the amending power is a part of basic structure। मतलब कि अमेंडिंग पावर को लिमिट करना ये भी जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो ये ध्यान रख लो कौन कौन सी चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये पूछा जाता है। ओके। जो कुमार पद्म प्रसाद जी जो हैं अबाउट द जुडिशियल अपॉइंटमेंट, नॉट अ वेलफेयर स्टेट एज अ बेसिक स्ट्रक्चर। इन्होंने बोला था कि जो न्यायिक नियुक्ति से संबंधित कल्याण राज्य मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। ठीक है। न्यायिक नियुक्ति से संबंधित बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन डज नॉट अलाउ अनलिमिटेड अमेंडमेंट। अनलिमिटेड अमेंडमेंट अलाउ नहीं करती है ये डॉक्ट्रिन जो है। ठीक है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आता है, मैं इम्पोर्टेंट ही बताऊंगा, बाकी आप लोग को मैं बता दूंगा कि इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। एक है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जो कि केशवानंद भारती के बाद आता है। तो ये जो केस है इसमें क्या बोला गया था, इसने सेट करा था कि 50% रिजर्वेशन कैप के बारे में, कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कैप एक्सेडिबल इन एक्सेप्शनल केस, जब भी असाधारण केस आएंगे उसमें ये एक्सेप्शनल है, तब आप लोग जो है इसको बढ़ा सकते हो। देखो बोला तो था कि 50% है, लेकिन इसको बढ़ा सकते हो, और आज के टाइम पे बढ़ा हुआ भी है। अब आपको बताना है कि इसमें चेंज करने के लिए, 50% से ज़्यादा देने के लिए या एक्स्ट्रा देने के लिए, एक्सीड करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, बट आपको बताना है। पहले कमेंट करके देखते हैं कि आप में से कौन कौन बता पाता है। ओके। इसमें इंट्रोड्यूस करा गई थी क्रीमी लेयर फॉर ओबीसी के बारे में। ओके। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर जो है वो नॉट एक्सप्लिसिटली अप्लाइड टू EWS बाय 1/3 113 जो अमेंडमेंट हुआ था, संशोधन। तो ध्यान रखना है कि जो है एक्सप्लिसिटली जो है EWS में अप्लाई नहीं होती क्रीमी लेयर। ये मतलब स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कहीं पे। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट मिनर्वा बिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है। इसमें क्या होता है कि बैलेंस राइट के बारे में बात होती है विद द डायरेक्ट प्रिंसिपल। मतलब कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल से कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके बारे में बात करी गई थी। ठीक है। ये लिमिट करता है जो 42nd अमेंडमेंट था उसके प्रोसीजर को ऑफ DPSP ओवर द फंडामेंटल राइट। प्रेसिडेंस अप्लाई ओनली आर्टिकल जो आपका है कौन सा, आर्टिकल 39B एंड C। ठीक है। तो इसमें ये जो है अप्लाई हुआ था। अब आपको कमेंट करके बताना आर्टिकल 39B और C क्या कहता है। ओके। और हाँ, मैं आप लोगों को लिटरली अप्रिशिएट करना चाहूँगा, आप में से जितने भी लोग कर रहे हैं, भले कभी कम लोग कर रहे हैं, जितने भी लोग प्रैक्टिस करते हैं ना कमेंट सेक्शन में, लिटरली आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपको खुद पता चलेगा इसका बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा कि आपको कैसे चीज़ें याद हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में लिखने से ना चीज़ें और जल्दी से याद हो जाती हैं। आप भी लोगों का एक्सपीरियंस है, आप ही लोगों ने बोला था
कि देखो सर लिखने से ज़्यादा याद हो रही है। अगर देखो आप लोग कंफर्टेबल नहीं हो कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, तो आप लोग कॉपी में, एटलीस्ट कॉपी में प्रैक्टिस करा करिए। और वो कॉपी को आप लोगों के लिए ग्रुप बना दिया अलग से, वहाँ पे जाके आप शेयर कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आप पब्लिकली नहीं शेयर कर रहे हो, बहुत सारे डीएम आ जाते हैं, पर्सनली मैसेज आ जाते हैं, तो एज अ अकाउंटेबिलिटी आप मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। मुझे शेयर कर सकते हो कि सर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग आपके नोट्स बनाते हैं, तो मुझे ऐसा शेयर कर दो। मेरी आईडी है आपकी, ठीक है, @smart, ठीक है, _ सर, आप लोग मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा बम्बार्डिंग मत कर देना, सिर्फ आपको लगे जब तभी मैसेज करना, ठीक है। चलो, अगर लगे, लेकिन मैं ज़्यादातर बोलूँगा आप ग्रुप का यूज़ करो। किसी का पर्सनल मैसेज आ जाए तो मैंने वहाँ पर रूल वगैरह बना दिए, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। वो उस ग्रुप का यूज़ करो, आपको कंपटीशन फील होगा और लगेगा अभी इतने सारे लोग कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। तो कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमको पढ़ने का मन नहीं करता, लेकिन जब हम लोग देखने लगते हैं ना किसी को तो कि ये पढ़ रहा है, तो फिर वो अपने आप हमारा मन कर ही जाता है, फिर मन मार के हम लोग कर लेते हैं। तो उसको आप करो, वो ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया है, उसको यूटिलाइज़ करो, ठीक है। अदरवाइज़ मैं आपसे बोलूँगा सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कमेंट सेक्शन में कर लो, कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो, इसके बाद ये जितने भी हैं आप लोग वीडियो को पॉज करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है, मैं इन पर शॉर्ट बना दूंगा, ओके। बट जो PYQ में आए हुए हैं ना, वहाँ पे वो मैंने आप पे टाइम दे ही दिया है। जैसे पवन राव, SR बोम्मई केस, चंद्रकर आयर जो है, चेलो केस जो है वो है आपका, और ये वाले पुट्टा स्वामी केस है, ठीक है, सायरा बानो केस है, और आपका ये सारे जो केस हैं अभी 2024 में भी जो है आपको ये सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करके ना एक बार इनको पढ़ लो आप, ठीक है, ओके, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया भी रहे इनके बारे में। चलो, अब हमारा जो है एक एक करके सारे एक्ट पढ़ते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं। अब और ध्यान, आपको जो अटेंशन अभी कम हुआ था, उस अटेंशन को थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। चलो, अब हम लोग एक एक करके जो PYQ में आए हुए हैं केवल उन पे ही सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले है हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, तो क्योंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहता ही है, उसको याद कर सकते हो आप लोग गेस 9 से। इसमें ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन आए गए थे, 3 एडिट किए गए थे, एम्पावर करे गए थे स्टेट बाय आर्टिकल जो है 15(3), और शेड्यूल 9 ऐड करी गई थी, ओके। आर्टिकल 15(3) क्या कहता है आपको कमेंट करके बताना है, ओके। इसमें ध्यान रखना है कि इनेक्ट किया गया था ऑन जून 18, 1951 बाय द प्रोविजन पार्लियामेंट, ओके। और डन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था उससे पहले ये अमेंडमेंट हो गया था, तो ध्यान रखो। एडेड द 9th शेड्यूल टू द प्रोटेक्ट, जो एग्रीगेरियन रिफॉर्म थे, लॉज थे, या जुडिशल रिव्यू था, फ्रॉम जुडिशल रिव्यू, उसके लिए ये लाया गया था। अल्टर द 9th शेड्यूल द टू वैलिडिटी लैंड रिफॉर्म लॉ एंड जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट, ठीक है। जमींदारी उन्मूलन जो है अधिनियम के मान्य करने के लिए 9वीं सूची जो है वो लाई गई थी। अमेंडमेंट जो है आर्टिकल 19(2) टू एडेड अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर उचित प्रतिबंध जो है वो जोड़े गए थे इसमें, ओके। रेस्ट्रिक्शन ऐड किया गया था इन सोबर्निटी, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर के लिए। अगर कोई भी चीज़ जो है इससे रिलेटेड आती है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन एडिट किए गए थे। एडिट किया गया था आर्टिकल 31A, 31B टू लिमिट द कोर्ट ज्यूरिडिक्शन ओवर द प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। तो ध्यान रखना है। अब देखो, ऐसा माना जाता था कि जो 9th शेड्यूल है, 9th शेड्यूल के बारे में मैं ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको, तो उसमें कोई भी चीज़ आप डाल लो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। बाकी जो है आप उसमें डाल सकते हो सारी चीज़ें, या अमेंडमेंट उसमें कर सकते हो, ओके। थर्ड अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका, ये जो है 7th शेड्यूल के बारे में कॉन्करेंट लिस्ट है, उसमें आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो फर्स्ट अमेंडमेंट जो है रिकरिंग स्टेट रेटिफिकेशन अंडर द आर्टिकल 368, मतलब कि ये ऐसा फर्स्ट अमेंडमेंट था जिसमें स्टेट रेटिफिकेशन के बारे में बात करी गई थी अंडर द आर्टिकल 368(2) के तहत, ठीक है। इसमें FSD से याद कर सकते हो, फूड स्टफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी गई थी। फोर्थ अमेंडमेंट है, ओके, एडेड 7 मोर एक्ट 7 मोर एक्ट टू द 9th शेड्यूल, और चीज़ें जोड़ी गई थी उसमें। डन टू प्रिवेंट लीगल चैलेंजेस टू डोज एक्ट एंड निमोनिक्स क्या है, पार 9 करके प्रॉपर्टी राइट रिस्ट्रिक्ट किया गया था। आर्टिकल ये जो जोड़े गए थे, रिस्ट्रिक्शन एडिट किए गए थे, 9th शेड्यूल का एक्सपांशन किया गया था इसमें। 5th शेड्यूल में क्या करा गया था, अमेंड करा गया था जो आर्टिकल 3 है, टू एम्पावर द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के अधिकार को जो है एम्पावर करने के लिए।
प्रेसिडेंट कैन सेट द टाइम लिमिट फॉर द स्टेट लेजिस्लेटर टू कन्वे द व्यूज एंड अप्लाई टू द लॉ ऑन द स्टेट फॉर्मेशन एंड बाउंड्री। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 5 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, अब आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये पांचों एक्ट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन याद आ रही है, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखो, अमेंडमेंट 1, अमेंडमेंट 2, क्योंकि चीज़ें यही हमारी 4R टेक्निक है। अब थोड़ा सा मैं ना इंस्टेंट प्रैक्टिस करवाना सिखा रहा हूँ आपको, इंस्टेंट कैसे आपको याद करते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा, रीड कर लिया ये 5 एक्ट, तो अब लिखो कमेंट सेक्शन में पाँचों एक्ट के बारे में लिखो बिना देखे। अभी पढ़ा है ना, तो ये याद आना चाहिए, इससे आपको पता चलेगा कि आपके IQ लेवल कितना है, कितनी चीज़ें आप फोकस तरीके से देख रहे हो। लिखो 5 एक्ट के बारे में, लिख लिया। चलो अब अगला देखते हैं। देखो यहाँ पर जितनी भी रो बनी है ना, उस रो के हिसाब से मैं आपको याद करवाऊंगा। जैसे ही रो खत्म होगी उसके बाद मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा। चलो बताओ ऐसे कमेंट करके नहीं बता सकते, कॉपी में प्रैक्टिस करो। ओके, नहीं भूलोगे, टेंशन मत लो, वो याद करवाने के लिए आपने मुझ पर भरोसा करा है ना, बस जैसा जैसा मैं प्रैक्टिस करवाते हूँ वैसे वैसे करते जाओ। ओके, 6वें नंबर का अमेंडमेंट है, ये एडेड एंट्री 92 करी गई थी, यूनियन लिस्ट में ऐड करी गई थी फॉर टैक्सेस ऑन इंटर स्टेट सेल और एंड परचेस। अमेंडमेंट स्टेट लिस्ट टू गिव अ पार्लियामेंट टैक्सिंग राइट्स एंड ऑन द इंटर स्टेट सेल एंड परचेस एक्सेप्ट द न्यूज़पेपर। 7th अमेंडमेंट जो हुआ था, एक्सपांड द हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन इन यूनियन टेरिटरीज, एस्टेब्लिश द कॉमन कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरीज, अलाउ द अपॉइंटमेंट फॉर द एडिशनल एंड एक्टिंग जज। ओके, निमोनिक्स RUC से याद कर सकते हो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के बारे में बात हो रही थी, यूनियन टेरिटरी फॉर्म करी गई थी, कॉमन हाई कोर्ट प्रोविज़न हुए थे। ठीक है, तो ये NCERT में ही है, ज़्यादा PYQ में आया हुआ नहीं है ये दोनों एक्ट, तो बस ऐसे ही एक बार आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट इनके बारे में। ठीक है, इसके बाद ये जो एक्ट है ये भी NCERT में दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ लो। ठीक है, जो PYQ में पूछे गए बस मैं उस पर ध्यान दूंगा। जैसे 3rd अमेंडमेंट है, इसमें जो है नागालैंड बना था, हमारा 16 स्टेट बना था। ठीक है, अब आपको ये कमेंट करके भी बताना है कि जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कब हुआ था, ठीक है, कौन सी कमेटी बनी थी, ठीक है, कौन सी कमेटी बनी थी और स्टार्टिंग में कितने स्टेट थे। ओके, और उनके लिए एक ट्रिक है, आम गुना ही मेघ मंत्री सी गर्मी दे सकता है, कुछ ऐसे करके है ट्रिक है, तो वो सारे स्टेट के नाम बताना है आपको। ठीक है, चलो और NCERT वाले वीडियो को पॉज कर लो और इनको पढ़ लो। ठीक है, चलो अब कमेंट करके आपको क्या बताना है। 16 एक्ट हो गए, जितने एक्ट बताए हमने, फिर से आप रफ कॉपी लो, याद करने की कोशिश करो। आप माइंड ही माइंड में याद करने की कोशिश कर लो कि मैंने फर्स्ट पढ़ा, फर्स्ट में ये था, सेकंड पढ़ा, सेकंड में ये पढ़ा। ठीक है, लिखो, वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में लिखो। लिख लिया, चलो इसके बाद आता है 17 नंबर का अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट आर्टिकल 31 में अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, रीडिफाइन करा गया था जो है लैंड को, भूमि को, और इंक्लूड करे गए थे सर्टेन लैंड रिफॉर्म वगैरह। ठीक है, आर्टिकल 18 ये जो है, इसमें आर्टिकल 3 टू रीऑर्गेनाइज जो पंजाब की लिंग्विस्टिकली उसको रीऑर्गेनाइज करा गया था, क्रिएट अ पंजाब एंड हरियाणा को क्रिएट किया गया था। ओके, ये पढ़ लो। उसके बाद 24 जो है अमेंडमेंट, इसमें जो है क्लैरिफाई करी गई थी पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है अंडर द आर्टिकल 368। ठीक है, ये क्लैरिफाई कर दिया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अफर्म पार्लियामेंट ऑल्सो कैन अमेंडमेंट एनी प्रोविजन इनेक्टेड November 5, 1971 को। रिस्पॉन्स टू गोलकनाथ जो केस हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में ये आपको देखने मिलेगा। गोलकनाथ हेल्ड अ फंडामेंटल राइट्स अनअमेंडेबल, वो कहा था उन्होंने, ये तो पता ही है आप लोगों को। ठीक है, आर्टिकल 26 ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें अबॉलिश करी गई थी जो प्रीवी पर्स है एंड जो प्रिंसली प्रिविलेज है, उसको जो है ख़त्म कर दिया गया था। अफेक्टेड द आर्टिकल 291 एंड 262। अब ये क्या कहता है, ये आर्टिकल के बारे में आप लोग सर्च करके कमेंट करके बताइए। प्रमोट किया था एगलिटेरियनिज्म को इसने। ओके, प्रीवी पर्स बाद जो है लीगल अबोलिगेशन के बारे में बात करी गई थी बिफोर द जो है अबोलिशन। इसके बाद जो है 29th अमेंडमेंट, जिसमें केरला लैंड रिफॉर्म लॉज से रिलेटेड बात करी गई थी, 9th शेड्यूल में ऐड किया गया था। देन उसके बाद 31st अमेंडमेंट, इंक्रीज द लोकसभा सीट फ्रॉम द जो है पहले 525 हुआ करती थी, अब 545 हो गई थी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना।
आर्टिकल अमेंड किया गया था आर्टिकल 81 में। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करो, जितने मैंने आर्टिकल जितने अमेंडमेंट बताए बस उनके नंबर लिख दो, कौन कौन से नंबर हैं। ठीक है, चलो अगला अब देखते हैं। अगला है आपका 36 अमेंडमेंट। अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाने वाला हूँ। मेड अ सिक्किम एज अ फुल स्टेट, उसको सिक्किम को फुल स्टेट बना दिया था। एड अ प्रोविजनल एड अ स्पेशल प्रोविजन अंडर द आर्टिकल 371F इफेक्टिव बनाया था। 38 अमेंडमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। कर्टेल द जुडिशियल रिव्यू फॉर द इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन। ओके, आर्टिकल 39 प्रोटेक्ट द इलेक्शन फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू से जो है प्रोटेक्ट किया गया था इलेक्शंस को। ठीक है, अब इसके बाद के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो है हमारे आर्टिकल से 42 और आर्टिकल 44। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनना। ठीक है, इससे पहले आप लोग पानी पी लीजिए। ओके, तो जो 42 था ये इंदिरा गांधी जी के टाइम आया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो इसमें 4 न्यू DPSP जोड़े गए थे, जिसको क्लू से याद कर सकते हो। चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, लीगल एड, यूनियन वर्क पार्टिसिपेशन और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये इसमें आया था। वहीं अगर 42 की बात करें तो ये जनता पार्टी के टाइम आया था, पोस्ट इमरजेंसी के बाद। ओके, और इनका जो ईयर है ना, इनको आप लोग कैसे याद कर सकते हो। जैसे 44 थे तो 4 और 4 को जोड़ोगे तो 8, तो 78। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे 4 और 2 सेकेंड है ना, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6, तो 76। ओके, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, स्टैंड इन करना सेंटर को और इसको रीस्टोर करना जो कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस है उसको, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बैलेंस पावर के वो करना। प्रीएम्बल में आपको जो है सिस बर्ड जो है वो जोड़े गए थे, सिस्टर बर्ड एडिट करे गए थे, सोशलिस्ट जो है इंटीग्रिटी और आपका सेकुलर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ ऐसा चेंजेस नहीं होता प्रीएम्बल में। टर्म्स ऑफ लोकसभा असेंबली जो है वो पहले देखो, पहले क्या हुआ था कि इंक्रीज कर दी गई थी 5 से 6, वापस से यहाँ पर क्या करा गया, रिस्टोर कर दिया गया, 5 वर्ष कर दी गई टर्म्स लोकसभा की। जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करें, लिमिटेड पावर ऑफ द कोर्ट अंडर द आर्टिकल, इसमें जो है कोर्ट की लिमिटेड पावर कर दी गई थी। यहाँ पर जो है फुल पावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी, ये चेंज किया गया था। साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्सेस, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उनको पावर ज़्यादा मिल गई थी फंडामेंटल राइट से, आर्टिकल जो है वो एक्सपांड किया गया था आर्टिकल 31 को, बट यहाँ पर रीस्टोर कर दी गया, फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम हो गए थे। ठीक है, आर्टिकल 368 के बारे में बात करें, मेड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नॉन जस्टिफिबल, यहाँ पर जो है रिवर्स कर दिया गया था इस चेंज को, मतलब संवैधानिक संशोधन को गैर न्यायिक जो है बनाया गया था, बट यहाँ पर वापस से ला दिया गया था। इमरजेंसी प्रोविजन में बात करें, मेड ईजियर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, बट इस टाइम पे स्ट्रिक्ट जो है सेफगार्ड बना दिया गया, और प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट एज अ कैबिनेट एडवाइस ऑन कैबिनेट एडवाइस। ठीक है, रिपील कर दिया गया जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था विद द आर्म रिवेलियन, आंतरिक अशांति की जगह जो है सशस्त्र विद्रोह वर्ड को डाल दिया गया वहाँ पर। उसमें ये नहीं बोला जाएगा कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया तो हम लोग इमरजेंसी लगा जाए, जब तक आर्म रिवेलियन नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, आर्टिकल जो है 359 है, जो कि राइट ड्यू टू इमरजेंसी है, अलाउ द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट द 21 और 22। तो यहाँ पर जो आर्टिकल 21 है, कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी, इमरजेंसी भी आ जाए तो भी सस्पेंड नहीं होंगे। रेस्ट्रिक्टेड आर्टिकल 19 सस्पेंशन फॉर टू द वार एज एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब कि अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध और बाहरी आक्रमण तक सीमित है। ओके, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस के बारे में बात करें, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको करेक्टिव अमेंडमेंट बोला जाता है टू द 42। एनेक्टमेंट डेट की बात करें तो दिसंबर 18 को ये हो गया था। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ में इंसर्टेड जहाँ आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई गई थी, टोटल 10 ड्यूटीज़ इसमें ऐड करी गई थी। सब्जेक्ट लिस्ट चेंज करी गई थी, शिफ्टेड एजुकेशन फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में जो है वो शामिल हो गए थे। न्यू DPSP आर्टिकल जो है ये आपके आए थे। ठीक है, इसको प्रेसिडेंट के असेंट मेड असेंट अमेंडमेंट एज मैंडेटरी एंड जो है अमेंडेड आर्टिकल 74 और सेज द शेल गिव असेंट। ओके, अलाउ प्रेसिडेंट टू सेंड द एडवाइस बैक फॉर रिकन्सिडरेशन बन, तो मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ एक्ट हमारे इन दोनों के बीच में, दोनों के बीच में डिफरेंस थे। रिमूव करा गया फंडामेंटल राइट अफेक्टेड द 19(1)(f) एंड 31
जो है इसको एंड प्रोटेक्टिंग आर्टिकल 20 एंड 21 ड्यूरिंग द इमरजेंसी। ओके, तो ये थे हमारे वो आर्टिकल। चलो अब और हमारे आर्टिकल बढ़ते हैं, हमें 106 तक पहुंचना है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा। आई नो गाइज थोड़ा सा लेक्चर एग्जॉस्ट ज़रूर हो रहा है, बट लेकिन आप देखोगे कि इससे ज़्यादा मैं शॉर्ट भी नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट आपको स्पून फीडिंग और जो PYQ में आए हुए हैं बस वही पॉइंट दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। थोड़ा सा एफर्ट तो हमको लगाना पड़ेगा, मेहनत तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। अब आप लोग खुद बनाते हैं, खुद खोजते हैं, आपको तो ये भी नहीं पता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसा पता चलता। ठीक है, तो मैं आपका वही चीज़ जो है वो काम इसको आसान कर दे रहा हूँ। ठीक है, 53rd अमेंडमेंट जो एक्ट है वो आपका आया था, उसमें जो है इंसर्ट करे गए थे ये आर्टिकल को। ठीक है, अब मैं ऐसा करते जाऊँगा, मैं आपको बोलते जाऊँगा, वीडियो को पॉज करो, उसको पढ़ो। ठीक है, जहाँ पर मेरे को समझाना होगा केवल वहीं पे आपको समझाऊंगा। ग्रांटेड स्पेशल प्रोविज़न 55 जो अमेंडमेंट था, एक्ट था, ये ग्रांटेड करा था उसने फुल स्टेटहुड टू अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए आया था, इन स्पेशल प्रोविज़न के बारे में बात करता है। आर्टिकल 58 जो आया था, इन ऑथोराइज हिंदी टेक्स्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट करा था आर्टिकल 94 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 61 का जो है लोअरिंग का वोटिंग एज को, जो वोटिंग एज है उसको कम कर दिया गया था, 21 से 18 कर दिया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट आर्टिकल इसमें अमेंड किया गया था, इफेक्टिव हुआ था जो 1989 है, यूज़ टू जो आपका यूज़ इन 1899 में इलेक्शन में इसको यूज़ करा गया था। लो इम्प्लीमेंटेशन अर्लियर देन, इससे पहले जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। 69 जो हुआ था, इसमें डेसिग्नेट करा गया था जो दिल्ली एज अ नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ओके, ये आर्टिकल देखते जाओ। 71st अमेंडमेंट जो था उसमें जोड़ी गई थी जो नमक से याद करो, नमक से ट्रिकन, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये जो लैंग्वेज जोड़ी गई थी 71st अमेंडमेंट में। ठीक है, इसके बाद आपके दो एक आते हैं, आपके 73 और 74, दोनों को पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 73 जो आता है इसका फोकस एरिया था जो रूरल लोकल बॉडीज़ हैं उस पर, और 74 का जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उस पर। इस पर पार्ट जो एडिट करे गए थे, ये वाला पार्ट एडिट किया गया था और इसमें ए पार्ट ऐड किया गया था। आर्टिकल कवर कौन से हैं आपके, 243 से लेके 243O, यहाँ पर 243P से लेके 243ZZ तक एप्लीकेबल। ये विलेज में है, ये टाउन और सिटी में एप्लीकेबल है। इसमें बॉडीज़ कौन सी हैं, ग्राम सभा, पंचायत, आपको 3 टायर सिस्टम देखने को मिलेगा। इसमें नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटी काउंसिल और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखने को मिलेंगे। शेड्यूल एडिट करे गए थे, 11 शेड्यूल में आपको 19 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, ये 12 शेड्यूल में देखने को मिलेगा। वुमेन रिजर्वेशन 1/3 जो है सीट रिजर्व है फॉर वुमेन पंचायत, आर्टिकल ये आपका बताया गया। इसमें 1/3 सीट जो है रिजर्व फॉर वुमेन इन म्यूनसिपैलिटीज़। प्लानिंग कमेटी के बारे में बात करें, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हुआ करती थी एडेड, इसमें मेट्रो प्लानिंग कमेटी होती है। इलेक्शन कमीशन में स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था, इसमें भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो पैरेलल प्रोविज़न आपको देखने को मिलेंगे। फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नर, स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसमें भी सेम आपको देखने को मिलेगा, पैरेलल प्रोविज़न देखने को मिलेगा। 5 साल लेट अ फाउंडेशन ऑफ वाइब्रेंट विलेज गवर्नेंस और प्रोवाइड द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन अर्बन इंडिया। तो ये था इसके बारे में। ओके, उसके बाद 75th में जो है वो डील विद द रिसेंट ट्रिब्यूनल्स जो थे वो रैंड ट्रिब्यूनल्स, उसके बारे में बताया गया था। 77 में जो आर्टिकल ये इंसर्ट किए गए थे, काउंटर इन द इंद्रासानी जो है रूलिंग, उसको काउंटर करने के लिए ये आया था। 79 जो अमेंडमेंट हुआ था, एक्सटेंड किया गया था जो SC/ST के रिजर्वेशन है इन लोकसभा में, और ये आर्टिकल में अमेंड किया गया था। आर्टिकल 18 जो है वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन की सिफारिश पे को एड्रेस किया था, प्रोवाइड किया था इसने जो है अरुणाचल प्रदेश का एग्जाम्पशन। 84 जो हुआ था लोकसभा सीट एलोकेशन से रिलेटेड है। ओके ओके, इसके बाद जो है 86 जो है ये एडेड द आर्टिकल 21 जो है ए को ऐड किया गया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो, यहाँ पे जो है 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एजुकेशन जो है अलाउ करी गई थी। देन अमेंड करा गया था आर्टिकल 45 को। ठीक है, एडेड अ पेरेंटली ड्यूटी। ओके, इन्फोर्स करा गया था राइट टू एजुकेशन एक्ट फ्रॉम जो है अप्रैल से इसको लागू किया गया था। ये कुछ निमोनिक है, उससे देख लेना। ओके ओके, 91st में जो कैप्ट करे गया था मिनिस्टर की जो 15% लोकसभा है स्टेट असेंबली में। ओके, देन मिनिमम जो है वो 12 मिनिस्टर इन स्टेट होंगे, ये बताया गया था।
अमेंडेड, इसके बाद अमेंडेड आर्टिकल जो 75 और जो 164 है उसको अमेंड किया गया था। सेकेंड 9 अमेंडमेंट जो हुआ था इसमें बोडो डोंगरी BDMS से याद कर सकते हो, ठीक है, ये जोड़ी गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी गई। राइज टोटल लैंग्वेज, इस टाइम पे जो टोटल लैंग्वेज है वो 22 हो गई थी, ठीक है। इसके बाद 93rd इंपॉर्टेंट है, इंसर्ट किया गया था आर्टिकल 51A जो कि 27% OBC को रिजर्वेशन की बात करता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखो। अप्लाई करी गई थी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इंक्लूड द प्राइवेट वन। 94th अमेंडमेंट में आपका जो अमेंडमेंट आर्टिकल है 164 ये आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद 95th जो अमेंडमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इनको वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। उसके बाद 97 अमेंडमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा एड चेंज, ठीक है, इसको भी वीडियो को पॉज कर लो आप लोग, ठीक है। 99 जो है वो NJAC में अमेंडमेंट हुआ था, ओके, स्टक डाउन कर दिया गया था, जो है ख़त्म कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में, ठीक है। इसमें जो केसेस हुए थे वायलेट कर रहा था जो जुडिशियल जो इंडिपेंडेंट है उसको, ओके, ये इंपॉर्टेंट है 100 वाला। इसमें इंडिया बांग्लादेश की जो लैंड है उनको स्वैप किया गया था, इंडिया ने ट्रांसफ़र करे थे 111 एनक्लेव टू बांग्लादेश एंड रिसीव करे थे 51 एनक्लेव्स फ्रॉम बांग्लादेश, ओके। अफेक्टेड 4 स्टेट, इसमें जो अफेक्ट हुए थे बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, डिमार्क किया गया था ये बाउंड्रीज वगैरह को, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इसके बाद 101 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट GST लाया गया था। GST अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अलग से टॉपिक है, तो इस पर मैं वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है। अमेंड करे गए थे ये आर्टिकल 260A, ओके, इनेक्ट करे गए थे एज ऑफ 122 जो है अमेंडमेंट बिल, एंड इफेक्ट हुआ था ये जुलाई में, 1 जुलाई 2017 को। GST काउंसिल चेयर करी जाती है बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, नॉट अ PM, ठीक है, PM नहीं इसको चेयर करते हैं। 100 जो 1/3 आया था प्रोवाइड करा था उसने 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ओके। देन अमेंड करे गए थे आर्टिकल ये वाले, आपको ध्यान रखना है, डस नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन द क्रीमी लेयर, ओके। 104 जो अमेंडमेंट है ये एक्सटेंडेड कर रहे थे SC ST रिजर्वेशन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली इन 2030, ठीक है। एंडेड करे गए थे एंग्लो इंडियन के जो नॉमिनेशन है वो उसको एंड कर दिया गया था। अमेंड करा गया था आर्टिकल 334, रिजर्व करी गई थी इसमें आर्टिकल, आप ध्यान रखो 106 जो अमेंडमेंट हुआ था 2023 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं, EPFO में आए हुए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखो, अभी हमारे इसमें भी आ सकता है दोबारा रिपीट होके। 33% सीट फॉर वुमेन, 33 सीट इन स्टेट असेंबली, 33% सीट इन दिल्ली NCT असेंबली, राज्यसभा नॉट इंक्लूडेड है इसमें, राज्यसभा इंक्लूडेड नहीं है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये तो हमारे कुछ अमेंडमेंट है, आई होप आप लोगों को काफ़ी थोड़ा सा लेक्चर जरूर बड़ा जरूर हो गया, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो कहीं ना कहीं चला गया है, ओके। अब आपको पता चलेगा थोड़ा सा हम लोग ये, और चलो मैं पहले शीट बता देता हूँ। अब ये जो शीट है ये आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब कुछ नहीं करिए, वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, और वीडियो को पॉज करने के बाद ये जो सारे एक्ट है ना, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है इनके बारे में कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोगों को कितनी चीज़ें याद आती हैं, ओके। ओके, पॉज कर लिया, उसके बाद इसको पॉज करिए और इनको कमेंट करिए, ओके, इसको कमेंट करिए, ओके। आप कमेंट कर लिया आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी मैं ये शीट ये शेयर कर दूंगा, ठीक है। बहुत शॉर्ट में कि फर्स्ट में 9th शेड्यूल में हुआ था और थर्ड में जो है 7th शेड्यूल में कुछ अमेंडेड हुए थे, बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही लिखना है। अब ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी क्योंकि हम लोगों ने ऊपर लिखा है, यहाँ पर मैंने एग्जाम वगैरह नेम नहीं लिखे, केवल काम काम का ही लिखा है, मतलब वहीं से उठाए हैं, ऐसे नहीं है, शॉर्ट में लिख दिया बिल्कुल। इंटर स्टेट, स्टेट और UT हाई कोर्ट पूरा करूँगा, बेरुवारी जो है ट्रांसफ़र केस टू पाकिस्तान, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, तो इनको आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये आपके हो गए थे। कुछ और चीज़ें ध्यान रखना है कि रिजर्वेशन के से रिलेटेड, इसमें वीडियो को पॉज करके इसको देख लो। ऑफिस ऑफ प्रोफिट के बारे में बात हो रही है, ठीक है, तो ये सारे जो हैं आप देख लो।
चलो अब आप सब लोगों का फेवरेट पार्ट टेस्ट को हम लोग लगाते हैं। अब टेस्ट में थोड़ा सा मैं फास्ट चलूँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है और मेरे मोबाइल में जिसमें मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसकी एक लिमिट है। उसमें 1 घंटे या 1.5 घंटे से ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, फिर सेव नहीं हो पाती है। तो ये कुछ लिमिट का भी है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज़ है कि ये PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो अभी जितने हमसे क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे। आप लोगों को वीडियो को पॉज करना है और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। हाँ अच्छा, और ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम लोग एडवांस लेवल के ले रहे हैं क्वेश्चंस। UPSC, CDS, CAPF, NDA इन सब के पहले लगाएंगे, देन उसके बाद हम लोग स्टेट PCS की तरफ मूव करेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए, सबसे पहले इसका आंसर दीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर, ठीक है। आंसर दीजिए, तो इसका सही आंसर आ जाएगा A, ठीक है। सही आंसर है इसका A। एक्सप्लेनेशन आपको PDF में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके, इसका सही आंसर आएगा C। ऑफिशियल आंसर की में वही लिखा हुआ है, तो C आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट पढ़ लो वीडियो को पॉज करके, ओके। देन इसमें से आपको आंसर कमेंट करना है, ओके। तो इसका सही आंसर आएगा 1, 2 एंड 3, मतलब कि यहाँ के जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। और पे देखो आपके पास सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर पहले कमेंट करो, ओके। B2 ओनली इसका आंसर आ जाएगा, ओके। बाकी एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेना। 5th नंबर का जो क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है, UPSC ED। तो चलो इसका आंसर दूँ, ठीक है। C ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद 6th नंबर का क्वेश्चन है, 6th नंबर का क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, B इसका आंसर सही आएगा, ओके। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसको रीड करो और इसका आंसर कमेंट करो कि इसका सही आंसर आएगा 1, 2 एंड 3। इसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, तो पढ़ो इसको और इसका सही आंसर कमेंट करो, ठीक है। तो B ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। यह ऑफिशियल आंसर की से ही मिलाया है मैंने, ठीक है, टेंशन मत लो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट जो है, तो इसको पढ़ो आप लोग। फिर सही आंसर ये वाला और भी है, नीचे के 2 ऑप्शन, सही आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक है। B ऑप्शन इसका सही है। 10th नंबर का देख लो, ओके। इसका 1 एंड 2 ऑप्शन सही आएंगे। 7th नंबर का आप आंसर कमेंट करो, 7 नहीं 11 नंबर का, ठीक है। तो इसका बोथ 1 एंड 2 आंसर आ जाता है। चलो पहले इसका ये क्वेश्चन ऊपर ये पढ़ लो आप, ठीक है। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बता रहा है ये। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, ओके। तो अब ये आपके सामने ऑप्शन रहे हैं, तो सही आंसर बताओ, ओके, ठीक है। D आंसर आएगा। 1, 3, 1, 2 एंड 3 तीनों सही हैं इसमें, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मैच करना है, तो मैच करिए, ठीक है। इसका आंसर नहीं बताऊंगा मैं, 13 का आंसर नहीं बताऊंगा, आप बताइए। 14 का आंसर, ओके, B ऑप्शन इसका सही होगा। 15 का सही आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, क्या होगा सही आंसर इसका। ये जो B ऑप्शन है, एंटी जो है डिफेक्शन वाला सही होगा, ठीक है। 16 पढ़ो इसको, B सही है, ठीक है। 17 का D सही है। वीडियो को पॉज करते जाना है आप लोगों को, ठीक है। 18 का आंसर कमेंट करो, इसका C आंसर सही होगा, ओके। 19 का देखो,
एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बता रहा है ना। भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन के विरोध कानून है, ठीक है, तो बताओ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है आपका बी, ठीक है। 50 सेकेंड। 20 का क्वेश्चन देखो, वीडियो क्वेश्चंस को पढ़ो और कमेंट करो, ठीक है। बी आंसर इसका सही आ जाएगा। चलो इसको पढ़ो 21 को, ठीक है, इसका सही आंसर आ जाएगा ए। 22 को पढ़ो, पढ़ लिया, इसका सही आंसर आएगा ए ओनली, 1 ओनली, ठीक है। 23 को पढ़ो, ओके। 23 का जो सही आंसर आएगा वो आएगा ए, ओके। 24 को पढ़िए, पढ़ लिया, तो इसका सही आंसर आएगा इसका ए, ठीक है। 24। 25 को पढ़ लो, कमेंट सेक्शन में लिखना भी है सब लोग को, आंसर आएगा ए, ठीक है। 26 कमेंट सेक्शन में लिखो, आंसर आएगा इसका सी। अब 27 को आप पढ़ो, पहले ये 3 पढ़ो, ठीक है, ये 4 पढ़ो, अब बताओ क्या आंसर आएगा इसमें से, ठीक है। आंसर आना है इसका बी, एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूट। 28 का आंसर दो, ओके, सही आंसर आएगा ए। 29 का सही आंसर कमेंट करके बताओ, सही आंसर आएगा इसका बी, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन को अच्छा सा मतलब ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिखा है, सिर्फ जहाँ जहाँ काम का है, करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्या गलत है, वो सारी चीज़ें इसमें बता दी है ना। तो इसको आप लोग एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेना। इसके अलावा क्वेश्चन तो बहुत हैं, और चलो ये बाकी के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको जल्दी जल्दी आप लोगों को आंसर करना है। वीडियो को पॉज करो, इसमें बेसिकली पूछ रहा है कि इनमें से कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ लो, ठीक है। तो इसमें आपका जो सेकंड है और थर्ड, ये स्टेटमेंट आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा, सी ऑप्शन सही है। चलो लिस्ट 1, ओके। तो यहाँ पर जो लिस्ट 2 है, यहाँ इसके बाद उसकी चीज़ यहाँ पर लिखी है, इसके बाद इसकी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, मतलब जो ये 3rd नंबर का है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। बताओ कमेंट करके। बताओ, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको आप पढ़िए पहले। बेसिकली इसमें क्या बताना है कि इनमें से कितने स्टेटमेंट जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। तो पहले इसको पढ़ लो, फिर मैं आपको बता देता हूँ, और इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ओके, बता दिया। ये हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपके जो तो आपका पहला और तीसरा सही है, सेकंड आपका यहाँ पर आपको गलत देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये 42nd अमेंडमेंट में फॉर द नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बिफोर द 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। चलो इसमें भी पूछ रहा है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ। ठीक है। ऑल 3 स्टेटमेंट्स में जो है वो आपको सही देखने को मिलेंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है आपके सामने। 2021 में पूछा क्या है, इजी क्वेश्चन है, बता दोगे कमेंट करके।
अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मैं आपको बताया वो हम, ठीक है। सोशलिस्ट किस में ऐड हुआ बता दूँ। 90 नहीं सॉरी 371 जो है वो, उसके बारे में आप कमेंट करके बताओ। बताओ बताओ जल्दी बताओ। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। 10वें नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका हिमाचल PCS में पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आपके सामने ये ऑप्शन रहे, कमेंट करके बताओ जल्दी फटाक से। खैटैक, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इजी क्वेश्चन है, बता दोगे। बताओ जल्दी, कमेंट करो कमेंट। ओके, 2 और 3 इसका सही आंसर आ जाएगा। 2 और 3, 2 और 3, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी हमारा 36। 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन आप लोग कमेंट करो पहले, इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर नहीं बताने वाला हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में बता दोगे कौन सा है वो है। 15 नंबर का, सुप्रीम कोर्ट केसेस प्रोनंसेस द वर्डिक्ट बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। किस में कहा था बताओ, कमेंट करके कि पार्लियामेंट में जो है अमेंड नहीं हो सकता। बताओ 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 जल्दी बताओ। ध्यान से पढ़ना, ट्रिकी है, आंसर वही सेम ही है बट ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। केशवानंद भारती। इसके बाद देखो अगला 16 नंबर का, मोस्टली अभी आंसर वही आएंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर तो 17 नंबर का गुजरात PCS में पूछा गया, ठीक है। तीनों आएगा इसमें, मतलब सारे सही है इसमें। 100 कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है, पहले इसको पढ़ो, यहाँ तक पढ़ लिया। व्हाट इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, ट्रू रेफरेंस नहीं है इनमें से, ठीक है। इनमें से कौन सा ट्रू रेफरेंस नहीं है वो आपको बताना है, ओके। ये आंसर इसका सही आ जाएगा। ओके, आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर का, बताओ इसका आंसर क्या होगा, ओके। सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, इसका सही आंसर होगा डी। ओके, इनमें से बताना है कौन सा जो है प्रोविज़न आपका यहाँ पर सही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ो। जुडिशियल, इंडियन जुडिशियल रिव्यू से पूछ रहा है, मतलब 44 अमेंडमेंट से रिलेटेड पूछ रहा है, कौन सा सही है बताओ कमेंट करके। डी ऑप्शन आएगा, बी और सही, बी और सी आपका सही है, ठीक है। 22 MPPSC प्री में पूछा गया था, तो इसका सही आंसर है सी। उसके बाद 23 का क्वेश्चन जो है आपका 99 में पूछा गया था, इसका ऑप्शन 1 और 2, ओके। इसके अलावा अगला है क्वेश्चन आपका मिजोरम PCS से 2018 में पूछा गया था, तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट कीजिए। ये तो मैं करवा चुका हूँ ऊपर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लिखो।
1, 2 एंड 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने गुजरात PCS का है। तो एक स्टेटमेंट ये है और एक स्टेटमेंट आपके सामने ये है, दोनों में से कौन सा सही कौन सा गलत है आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका ये बोला गया है। ठीक है, सही आंसर आ जाएगा आपका इसका, प्रोसेस ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टेट रिक्वायर द मेजोरिटी, क्या कौन सी मेजोरिटी चाहिए, ईजी है बताया हूँ मैं। ठीक है, तो टोटल अभी हम लोगों ने 60 से ज़्यादा क्वेश्चन लगा दिए हैं। वैसे यहाँ पर अभी आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, हाँ इतने ही कुछ और भी मिलेंगे, तो इसको आप लोग वहाँ से आपको लगा लेना है। मैंने सारी चीज़ ऐड कर दी हैं। आप लोग क्या करिए, प्रीमियम ये इसको ले लीजिए और इसके साथ आपको प्रीमियम ग्रुप का भी सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। तो ये PDF आपको सारी वहाँ पर अपलोड होती जाएंगी, अभी नहीं तो बाद में भी आपको काफ़ी बेनिफिट देने वाला है। आपको प्रीलिम्स तक तो मैंने ये कर दिया है, फ्री कर दिया है। ठीक है, तो इसको लेने के बाद तो ऑलमोस्ट आपको वो जो है उसी में ही कम चार्ज में मिल जाएगा। इतने कम में कोई नहीं दे रहा है गाइस। मेरे को बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इतना कम प्राइस में क्यों दे रहे हो आप लोग, और साथ में साथ ये भी फ्री में दे रहे हो। तो इतना क्वालिटी का आपका कोई नहीं पढ़ा रहा है, आपको खुद पता है। तो चलिए, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी के जो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन और हैं, 100 क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप लोग एक बार लगा लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ स्टेट PCS के भी जो हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा। आई होप जो है आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।